Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher, Professor G.M. Babar. प्रीवियस आर्टिकल में हमने स्टार्ट किया था बियोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड और उसमें हमने बात की थी फूड को लेकर। आज हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और आज के सेशन में हम देखेंगे कि बियोलॉजी हेल्थ पर किस तरह से असरअंदाज होती है। हेल्थ को लेकर हम चार फ्रंट्स पे, चार तरीकों से, चार प्रोसीजर्स से चलते हैं। दीज आर प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, ड्रग ट्रीटमेंट एंड अल्टीमेटली IDM इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर से। ऑडियंस में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको फ्लू हो जाता हो या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको गले का इन्फेक्शन हो जाता हो। फिर वो जब गले का इन्फेक्शन होता है वो कड़वी की सैली दवाइयाँ खाते हैं, इंजेक्शंस लगवाते हैं, डॉक्टर्स की भारी फीस अदा करते हैं। मेरे पास एक अहम तरीका है जिससे उनका जो टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, जो उनके इन्फेक्शन है गले का, वो ठीक हो रह सकता है। वो है प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर से मुराद है कि हम हिफाजती तदाबीर करें, हम एहतियात करें, एहतियाती तदाबीर करें। एहतियाती तदाबीर मसलन अभी मैंने कहा कि अगर किसी बच्चे के, आप में से किसी स्टूडेंट के गले का इन्फेक्शन होता है तो ज़रूर किसी खट्टी चीज़ खाने से होता होगा, या फिर वो डस्ट से होता होगा, या फिर वो कोल्ड एलर्जी होगी। तो उन चीज़ों से बचेंगे तो हम महफूज रहेंगे। या फिर कोई भी ऐसी बीमारी जिसका एक कॉजेटिव फैक्टर है, जिसका कोई रीज़न है, कॉजेटिव फैक्टर। अगर हमें कॉजेटिव फैक्टर का पता है, फॉर एग्जांपल मलेरिया का कॉजेटिव फैक्टर प्लाज्मोडियम है, डेंगू का जो कॉजेटिव फैक्टर है वो डेंगू वायरस है। इसी तरह से कोरोना और कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 19 एक आउटब्रेक है, पेंडेमिक है, उसका जो कॉजेटिव फैक्टर है वो कोरोना वायरस है। जब हमें कॉजेटिव फैक्टर का पता चल जाता है तो हम उससे बचने की हद्दल इम्कान कोशिश करते हैं। मलेरिया से बचना है तो मच्छर के काटे जाने से बचेंगे। अगर हमें कोरोना से बचना है तो उन तदाबीर को इख्तियार करेंगे जो उसके लिए ज़रूरी हैं। मास्क का इस्तेमाल करेंगे, हम लोगों से हैंडशेक करते वक्त थोड़ी एहतियात करेंगे, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से एक बदनाम बीमारी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, इसके कॉजेटिव फैक्टर का हम सबको पता है। ये एक वायरस होता है, नाम है इसका HIV। HIV जो है ये एक STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये वायरस जिनसी रवाबत से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, कंटेमिनेटेड सिरिंज से फैलता है। तो ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से एड्स फैलता है। जब हमें इसके कॉजेटिव फैक्टर का पता है, मोड ऑफ सप्रेशन का पता है, तो हमने इस पर एहतियात करनी है। सेम केस विद हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी इन्हीं तरीकों से फैल रहा होता है। सो इट इज ऑल अबाउट दी प्रिवेंटिव मेजर्स के हम बीमार होने से पहले उन चीज़ों से बचें जिससे बीमारी हो सकती है। इसके लिए हम एक माकूला इस उर्दू में इस्तेमाल करते होते हैं, एहतियात इलाज से बेहतर है। कि अगर खुदा न खास्ता किसी बीमारी का ऐसा एहतियाती तदाबीर नहीं है, लाइक पोलियो, लाइक मीजल्स, वोपिंग कॉफ्स, उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम एक काम किया करते हैं, इट इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन भी कहते हैं इस प्रोसीजर को, इसको इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, इसको इनॉकुलेशन भी कहते हैं। तो ये एक तरीका है जिसको एक फिजिशियन एडवर्ड जेना ने पहली दफा इंट्रोड्यूस किया। एडवर्ड जेना ने देखा कि उसकी सोसाइटी में लोगों को एक बीमारी होती है जिसको पॉक्स कहा जाता है। पॉक्स में पूरी स्किन के ऊपर
कुछ वेसिकल्स, कुछ पिंपल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये पिंपल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पस होती है। इट इज ए स्किन पार्ट, स्किन में एक पस्टल बना, उसमें पस बनी और पस उससे निकल गई, एंड दे सस्टेन ए पॉक्स, और एक निशान रह गया, एक स्कार्स रह गया, इसको बेटा पॉक्स कहते हैं, और इस बीमारी का नाम था स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेना ने देखा कि मुख्तलिफ लोगों में पॉक्स होता है, लेकिन कम्युनिटी के एक हिस्से में कुछ खवातीन को पॉक्स नहीं हो रहा था। ये खवातीन कौन थी? ये मिल्क मेड थी। मिल्क मेड से मुराद ये ऐसी खवातीन थी जिनके पास गाय होती थी, गाय का दूध निकालती थी, मिल्क करती थी। गाय में भी एक पॉक्स होता है जिसे कॉ पॉक्स कहते हैं। एडवर्ड जेना ने सोचा कि हो सकता है कॉ पॉक्स की वजह से, उस पस की वजह से ये इम्यून हो जाती हों। तो एडवर्ड जेना ने एक 7 या 8 साल का बच्चा, नाम उसका जेम्स फिप्स के जिस्म में दाखिल किया गया पस। कौन सी पस? पस इज एन इंग्लिश वर्ड, इस पे कंफ्यूज नहीं होना, रेशे को कहते हैं जख्म के अंदर। जो पस है वो इंट्रोड्यूस की गई जब उसके जिस्म में पस इनोकुलेट की गई, और 7 या 6 हफ्ते के बाद जब उसको कॉपॉक्स वाले पस के बाद दोबारा मलवाया गया ऐसे पेशेंट से जिसे स्मॉल पॉक्स थी, तो उस बच्चे को पॉक्स नहीं हुआ। एडवर्ड जेना ने अपनी जिंदगी में 23 लोगों को वैक्सीनेट किया। अब इसको वैक्सीनेशन क्यों कहा? क्योंकि पहली दफा इसका मटेरियल गाय से आया था, और गाय को हम वॉका कहते हैं लैटिन में, सो इट बिकम द वैक्सीनेशन। तो यहाँ से ये वर्ड हमारे यहाँ राइज हुआ। उसके बाद इसको दोबारा रीडिस्कवर किया लुई पास्चर ने, और जब से लेकर आज तक हम बच्चों को बीमारियों से पहले वैक्सीनेट कर रहे होते हैं। कभी कभार हमारे नेशनल न्यूज़पेपर्स में बाज़ दफ़ा से ऐसे एक एडवर्टीजमेंट आई होती है जिस पर एक टीका बना होता है और नीचे लिखा होता है टीकू हमारा दोस्त। अब ये टीकू हमारा दोस्त से क्या मुराद है? ये लोगों को वैक्सीनेशन के लिए माइल करते हैं। वैक्सीनेशन हम मजीद पढ़ेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो सकती है और पैसिव इम्यूनाइजेशन हो सकती है। तो बीमार होने से पहले हम बाज़ दफ़ा बीमारी को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन करते हैं। ये दूसरा स्टेप था। किसके हवाले से? हेल्थ के हवाले से। तो आज हमने देखा कि किस तरह से वैक्सीनेशन डिस्कवर हुई और उसका इस्तेमाल लोगों ने सीखा। बचपन में लगने वाले इंजेक्शन, हिफाजती टीके जो हैं वो वैक्सीनेशन है। पोलियो ड्रॉप्स इसके मतलब कहा जाता है 5 साल की उम्र तक के बच्चों को हर बार पोलियो ड्रॉप पिलाइए, ये वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन से हम अपने जिस्म की इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं और बीमारियों से बचे रहते हैं। हमने प्रिवेंटिव मेजर्स भी की, हमने वैक्सीनेशन भी की। चाहते ना चाहते हुए वी बिकम सिक, हम बीमार हो गए किसी डिजीज की वजह से। अब उसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम ड्रग ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। अगर कोई ह्यूमन बीमार हो रहा है, he have some disease and we will cure it with the help of different medicines। अगर किसी को मलेरिया हुआ, अगर किसी को मलेरिया होता है तो हम एंटी मलेरियल मेडिसिन लेते हैं। अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं। वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीवायरल ले रहे हैं और फंगल के लिए एंटी फंगल मेडिसिन ली जाती है। एक और बीमारी जिसका नाम है कैंसर। कैंसर अगर हम देखें तो कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। एक ऐसा माइटोसिस, एक ऐसी सेल की तकसीम जिससे कंट्रोल खत्म हो जाए। दरअसल होता क्या है कि एक सेल का साइज इनलार्ज होता है, बड़ा हो जाता है, वो सेल डिफरेंशिएट करता है और किसी टिश्यू का हिस्सा बन जाता है। जबकि कैंसर में ऐसा नहीं होता। जो कैंसर का सेल है वो कैंसीरियस सेल कहलाता है। उसमें नॉर्मल सेल की निस्बत
न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो ज्यादा होता है, मतलब कि न्यूक्लियस का साइज बड़ा है, और ये बार बार तकसीम के अमल से, डिवीजन के अमल से, माइटोसिस से गुजर रहा होता है। एंड वेरी लीथली ये कोई प्रोमिनेंट टिश्यू की सूरत में हमारे सामने नहीं आता, बल्कि ये एक क्लस्टर ऑफ सेल्स की सूरत में आ जाता है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। ये ट्यूमर है, ये फोड़ा है। अब कैंसर की दो अक़साम हो सकती हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें से इस ट्यूमर से कोई सेल अलहदा होता है, दूसरी जगह पे जाता है, प्रोलिफरेट करता है और नया कैंसर का ट्यूमर बना देता है। सच ए कैंसर इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। दूसरी तरफ एक ऐसा भी है जिसमें ये जहां बनता है वहीं पर लोकलाइज इफेक्ट करता है, ये अलहदा नहीं होता। अलहदा होने का प्रोसेस मेटास्टेसिस कहलाता है। वो मेटास्टेसिस से नहीं गुजरता, अपनी ही जगह रहता है, और इसका इफेक्ट तो बुरा है लेकिन कम बुरा है। सच ए ट्यूमर इज कॉल्ड बेनाइन ट्यूमर। अब अगर किसी को खुदा ना खास्ता कैंसर हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट हम मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर इज, जो मैं बिल्कुल शेडिड कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये कैंसरियस सेल हैं और ये जो इसके साथ हैं ये नॉर्मल सेल हैं। तो हम मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इनको ख़त्म करने के लिए रेडिएशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम रेडिएशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको कहेंगे रेडियोथेरेपी। अब ये रेडियोथेरेपी में एक मसला हमारे सामने आता है, इससे ना सिर्फ कैंसरियस सेल खत्म होते हैं, इससे नॉर्मल सेल्स भी खत्म हो जाते हैं। दूसरा तरीका जो हमारे यहाँ राइज है, इट इज़ ए कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो केमिकल्स हैं ये इनका भी यही इशू है कि ये कैंसरियस सेल को तो किल करते ही करते हैं, बाज़ दफ़ा नॉर्मल सेल को भी किल कर देते हैं या उनको बहुत वल्नरेबल, हसास बना देते हैं और वो जो है नुकसान का बायस बनते हैं। एक नई टेक्निक हमारे सामने आई जिसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। इसमें हम नॉर्मल जीन लेते हैं, नॉर्मल जीन को सेल में दाखिल करते हैं और उस सेल को हड्डी के गूदे में, जिसको बेटा हम बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो में पहुंचा देते हैं। अब जब ये बोन मैरो में पहुंच जाता है तो वहां पे जाके नॉर्मल सेल हैविंग नॉर्मल जीन बहुत तेजी से डिवाइड करता है, प्रोलिफरेट करता है। इसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। अब हम आ गए उस आर्टिकल की तरफ जो हमने प्लांट्स के हवाले से भी देखा था और जिसको हमने कहा था IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब अगर हम कैंसर के लिए ये तीनों तरीके, जिसमें हमने रेडियोथेरेपी का नाम लिया, कीमोथेरेपी का नाम लिया और जीन थेरेपी का नाम लिया, इस्तेमाल करें एक ही पेशेंट को लेकर, तो इसको हम IDM कहते हैं। IDM में ना सिर्फ हम एक से ज़्यादा तरीक़े कार इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं, हम कम्युनिटी को भी बताते हैं कि ये बीमारी कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये था बेटा हेल्थ के हवाले से, जिसमें हमने प्रिवेंटिव मेजर्स को पढ़ा, वैक्सीनेशन को पढ़ा, ड्रग ट्रीटमेंट को पढ़ा और एट द एंड हमने समराइज किया इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट को। थैंक यू वेरी मच।